हेलो। कैसे हैं सब। आज एक गुजरात के अति लोकप्रिय कविवर रमेश पारेख के बारे में बात करनी है। रमेश पारेख को हम रपा कह के बुलाते थे और क्या कवि था साहब। उसकी रेंज बहुत बड़ी थी। बाल काव्य से लेके मीरा काव्य तक की उसकी सफ़र है और दर्द और संवेदना से वो लबोलब थे। और आप इसकी कोई भी कविता गीत गज़ल उठाओ तो उससे पता चलता है कि वो कितना संवेदनशील आदमी था। हमारे फुलछाप दैनिक जो राजकोट से प्रकाशित होता है, वहाँ उसका रोज उठना बैठना था। अमरेली वतन तो उसका अमरेली था, लेकिन अमरेली से वो राजकोट आए तो फिर ये क्रम सा हो गया कि वो राजकोट में फुलछाप में हर रोज़ शाम को आते थे। 1 घंटा वहाँ बिताते थे हमारे साथ। तो उसमें उस बैठक में कई बातें होती रहती थी और उसकी जो ज़रूरतें थी बहुत कम थी। हमारे साथ एक आधा कप चाय पीते थे और एक 30 नंबर बीड़ी पीते थे। लेकिन उसने बाल कविता, वार्ता, हास्य पर भी अपनी कलम चलाई। फुलछाप में भी उसकी कटार लंबे समय तक चली थी। एक बार तो वो चित्रलेखा जो गुजराती मैगज़ीन है और सर्वाधिक बिकता है, उसमें भी हरकिशन मेहता जब थे संपादक, उसने ऑफ़र की थी और थोड़ा बहुत 1-2 दिन काम भी किया था। लेकिन वो निकल पड़े अमरेली की ओर, फिर राजकोट आए। बहुत अलगारी आदमी था वो। एक बार एक किस्सा मैं सुनाता हूँ। वो डिप्रेशन के पेशेंट भी थे। कवि है तो कुछ ना कुछ तो उसकी ज़िंदगी में दर्दनाक रहता ही है। एक बार मैं अपने एडिटर के बुलाने पे फर्स्ट फ्लोर पे गया था। सेकंड फ्लोर पे गया था और मेरी केबिन फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी, तो वो वहाँ आके रोज़ बैठते थे। तो एक दिन मैं ऊपर गया था, एडिटर ने बुलाया था इसलिए। फिर नीचे आया तो मैंने देखा कि वो रो रहे हैं। उसके आंखों में से आंसू निकलते ही जा रहे हैं और वो अपनी ही एक गीत साथ में गुनगुना रहे थे। आ मनपाचमना मेળામાં સૌ જાત લઈને આવ્યું છે। हम तो सब डर गए, क्या हो गया। फिर हमारे चेतन भाई करके आर्टिस्ट थे, हमने उसको बिठाया, चाय पिलाई, पानी पिलाया और थोड़ा नॉर्मल हुए तब वो चेतन भाई उसको घर पे छोड़ के आए। तो कई बातें ऐसी थी कि वो किसी को बताते नहीं थे। लेकिन एक और किस्सा है कि उसके गीतों पे एक हमारा मित्र जीतू वडवाणा करके, उसने ऑडियो एल्बम की सीरीज़ बनाने का सोचा। और पहले ऑडियो एल्बम के लिए वो मिलने गए, तब वो राजकोट आ गए थे। तो राजकोट से मिले और कौन से गीत इस पहले ऑडियो एल्बम में ले, उसकी चर्चा हुई, फिर फाइनलाइज हो गया। सूरत में स्टूडियो था, वहाँ सब रिकॉर्डिंग हुआ। और फिर वो जब ऑडियो 4 वॉल्यूम बनाने थे, उसका पहला वॉल्यूम बन गया, तब वो लेके रमेश भाई के पास गए और साथ में 5,000 का कवर, 5,000 कैश का कवर भी दिया। तो उसकी आंखें नम सी हो गई और आवाज़ में भी नमी आ गई। उसने तब बोला था कि सब लोग हमारे गीत तो गाते हैं, हमको हमारी मंजूरी के बिना वो उसमें कुछ शाब्दिक बदलाव भी कर देते हैं, हमको पूछते भी नहीं है। पैसे की तो बात दूर रही, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि कोई मेरे गीत को रिकॉर्ड करके मुझे पैसे देने आए। ये उसकी विडंबना थी। वो आखिर तक चली
कई लोग उसके उसके फैन थे और उसको मदद भी करते थे, लेकिन एक कमी सी रह गई। मुझे ये लगता है कि उसके जो गीत गुजराती में ही पूरा लिखा था, लेकिन उसका जो ट्रांसलेट होता है हिंदी में या कोई और भाषा में, तो मेरे ख्याल से वो साहित्य अकादमी का पुरस्कार जरूर पाते, उससे भी आगे बात निकल जाती। लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं है, ये दुविधा की बात है। उसने एक गीत लिखा था, मैंने उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करने का प्रयास किया है। मैं कोई साहित्यकार, विवेचक या कोई निष्णात नहीं हूँ, लेकिन मैं रपा का भावुक था। तो उसने लिखा था, हूँ मरी गयो, एवी गुजराती कविता थी उसकी। तो उससे हमने हिंदी में प्रयत्न कर रहा है। मैं मर गया अधबीज, तो फिर सबका कौन? वो तो क्षत विक्षत हो गया, कुत्ते ने हाथ चबा लिया और समधी आंत खींच लेके चली गई। कागा आंखों में मजे से चोंच मारने लगा, कान में कान में है चींटी की आवन जावन, साला राम राज चलता है। पवन भी दुर्गंध से हार के हो गया छू, बाल भी अब कैसे उड़े, और इस तरफ सांझ भी होने को है। घर को वो तो जाना ही था, लेकिन पूरा रास्ता जैसे टूट के पैर के पास आ पड़ा था। मैं तो अच्छा आदमी था, नाखून में भी कोई रोग नहीं था, कविता लिखता था, चश्मा पहनता था, झाड़ और पान को जाने बहुत शौक लगा है, ऐसे खड़े हुए हैं। घर में तो सब कल्पांत करते होंगे, और वैसे ही सब रोज बरोज जो होता है। सच्चा प्रेम तो मक्खी का है जो मुझे अब भी छोड़ती नहीं है। सच्चा प्रेम तो मक्खी का है जो मुझे अब भी छोड़ती नहीं। मैं बिन वारसी और जी साला कहीं और किसी के पेट में जाके मजे करता होगा, पर ये साला फिर से अवतार तो लेगा और मानवगिरी करेगा। ही ऐसा विचार वायु भी चलता होता होगा। ऐसे में बराबर छाती पर ना थोड़ी क्षण तो ऐसा लगा कि ये बाधा तो किरण की होगी, पर वो नहीं थी। छाती पे तो तितली बैठी थी। तितली, ओहो हो, मेरे सब रोंगटे फर होके खड़े हो गए। लहू धक धक करके बहने लगा। अचानक चीख सी निकल गई कि मैं मरा नहीं हूँ। अचानक चीख सी निकल गई कि मैं मरा नहीं हूँ सोनल, तब मैं फिर से जीवित हो गया हूँगा। क्या लिखा था उसकी कविता में एक सोनल का पात्र जरूर आता था। वो कौन थी, क्यों था, उसका जवाब आज तक नहीं मिला। रमेश भाई नहीं रहे तो भी, लेकिन ये बहुत अच्छा पात्र था और उसके लेके उसने रमेश भाई ने कई कविताएं की। लेकिन मेरे ख्याल से उसके गीत लोग आज भी गुनगुनाते हैं। इतना लोकप्रिय कवि गुजराती में बहुत कम है। तो बात तो यही आके रुकती है कि क्यों ऐसा हुआ कि उसकी कविता दूसरी भाषा में नहीं गई। इतना कुछ इस रमेश भाई की कविता में था, तो क्यों नहीं गया, ये सोचने वाली बात है। गुजरात साहित्य अकादमी, गुजरात साहित्य परिषद से लेके नेशनल एकेडमी तक ये बात जानी चाहिए। रमेश भाई की कविता दूसरी भाषा में जाए तो मेरे ख्याल से वो रमेश भाई को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। थैंक यू, फिर मिलेंगे।